हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सब्जेक्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने अधिकार का अर्थ, उसके विभिन्न परिभाषाएं और अधिकार का क्या लक्षण है, विभिन्न उसके क्या सिद्धांत हैं, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत हुआ, ऐतिहासिक सिद्धांत हुआ, सामाजिक कल्याण सिद्धांत हुआ और विभिन्न सिद्धांत हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि अधिकारों का वर्गीकरण, उसमें नैतिक आधार और कानूनी आधार पर अधिकार दो प्रकार के बताए गए थे। कानूनी अधिकार में भी दो प्रकार के थे, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकारों में हमने विभिन्न अधिकार देखे थे, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता में भी तीन प्रकार की समानताएं हमने देखी, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। उसके बाद हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देखा, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा था। आज हम देखेंगे अगले एक और अधिकार से, जो कि है संपत्ति का अधिकार। कई देशों में संपत्ति को भी मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति वैध तरीकों से संपत्ति का उपार्जन करता है और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकता है। लोक का विचार था कि परिश्रम से कमाए हुए धन पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। यानी कोई भी अगर प्रकृति से उसको कोई चीज़ मिली है, उसमें वो अपना श्रम मिलाकर, अपनी मेहनत करके अब धन कमाता है, तो उस धन पर उसका खुद का अधिकार होना चाहिए। किसने कहा? लोक ने, जो कि एक थिंकर है। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कमाए हुए धन का उपयोग इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सके। राज्य और अन्य किसी व्यक्ति को उसके इस अधिकार में बाधा डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि राज्य किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति के मालिकों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। स्वामित्व की भावना मानव स्वभाव में निहित है। इसके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अतः लोकतांत्रिक देशों में संपत्ति के अधिकार पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार आजकल लेकिन एक विवादास्पद अधिकार है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को निजी व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित और एकत्र करने का अधिकार होता है। बेंथम, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल संपत्ति के विषय में उदारवादी सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन मार्क्सवादी और समाजवादी विचारक उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं मानते। समाजवादी देशों में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता। वे जनता की सामूहिक संपत्ति माने जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि किसी आदमी ने, जिसका पहले से बैकग्राउंड मजबूत है मान लो, और उसका टैलेंट भी अच्छा है, उसने अपने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो और गरीबों के पास धन होता नहीं, तो इससे क्या होगा? धन की बहुत ज़्यादा असमानताएं हो जाएंगी। और समाजवाद है, मार्क्सवाद है, ये व्यक्तियों की समानता पर ज़्यादा जोर देते हैं बजाय स्वतंत्रता के, और उदारवादी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देते हैं बजाय समानता के। वो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसके बाद वो अपने टैलेंट के बल पर जितना भी धन अर्जित करे वो बिल्कुल सही है। जबकि समाजवादी और मार्क्सवादी व्यक्तियों की समानता पर अत्यधिक जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति मनुष्य होने के नाते समान है। एटलीस्ट हर व्यक्ति के पास इतना धन होना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन है वो ढंग से कर सके। इसलिए कहते हैं कि भाई निजी संपत्ति का यहाँ पर अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए मार्क्सवादी व समाजवादी राज्यों में व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, वे सामूहिक संपत्ति पर विश्वास करते हैं। केवल उपयोग की वस्तुओं में व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है और अधिकांश सामूहिक अधिकारों में रहती है। प्रत्येक मनुष्य से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाता है। जितना वो काम कर सकता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उतना उससे काम करवाते हैं, और उसके कार्य की उपयोगिता के अनुसार ही उसे अपने श्रम का मूल्य दिया जाता है। भाई हर मार्क्सवादी और समाजवादी ये कहते हैं कि हमारे जो राज्य है उसमें व्यक्तियों से उनकी योग्यता के अनुसार काम करवाया जाएगा, और जितनी उनको आवश्यकता है जीवन यापन करने की, उतना उनको श्रम का मूल्य दिया जाएगा, ताकि धन की बहुत ज़्यादा असमानताएं ना हो। साम्यवादी विचारक निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में है। ठीक है, तो ये था संपत्ति का अधिकार। जो उदारवादी देश हैं वो सपोर्ट करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और जो समाजवादी देश हैं जैसे इंडिया या फिर साम्यवादी देश जैसे चाइना, रशिया, ये इसको सपोर्ट नहीं करते। ये कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इससे धन की असमानताएं पैदा हो जाती हैं। अगला अधिकार है परिवार का अधिकार। परिवार के अधिकार के बिना मानव जाति का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता।
इस अधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने का, अपना परिवार बनाने का, अपने बच्चों का लालन पालन करने का अधिकार है। कोई अन्य व्यक्ति उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप न करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह मनुष्य को अपना पारिवारिक जीवन स्वतंत्र रूप से बिताने का पूर्ण अधिकार दे। ठीक है, अगला अधिकार है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना और जीविका कमाना आवश्यक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रोजगार कर सकता है। व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित श्रम भी या फिर पारिश्रमिक मिलना चाहिए। भाई हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि उसको काम मिल सके और वो जितना वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको कुछ न कुछ सैलरी दी जाए। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए जब तक कि किसी व्यक्तिगत अवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं, काम के बदले उपयुक्त मजदूरी का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि काम उससे ज़्यादा करवा लिया, सैलरी उसको कम दे रहे हैं। जितना वो काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी भी मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी तो दी जानी ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, हमने 2 अधिकार बताए थे। पहला तो नैतिक अधिकारों के 2 आधार बताए थे, नैतिक आधार और कानूनी आधार। कानूनी आधार पे भी हमने 2 बताए थे, एक तो नागरिक अधिकार और एक था राजनीतिक अधिकार। तो नागरिक अधिकारों में हमने देख लिए ये सारे अधिकार आते हैं। हम देखते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार नागरिक अधिकारों से भिन्न होते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल देश के निवासी को ही प्राप्त होते हैं। हमने कहा था नागरिक अधिकार तो सबको मिलेंगे, चाहे वो विदेशी आके रह रहा है, किसी और देश का आके रह रहा है, देश में जो मौजूद है नागरिक उस सबको वो अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक अधिकार सिर्फ उस देश के निवासी को ही दिए जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक अधिकारों में क्या आता है, मत देने का अधिकार। तो एक विदेशी है वो क्या अपने राज्य में ढंग से मत दे सकता है? क्या वो हो सकता है वो बायस होकर दे, किसी विदेशों से प्रेरित होकर मत दे? तो एक देश का निवासी ही सच्चे रूप में मत दे सकता है। दूसरा इसमें अधिकार आता है निर्वाचित होने का, चुनाव में खड़े होने का। इसीलिए विदेशियों को या फिर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनको ये अधिकार नहीं दिए जाते, क्योंकि अपने देश का निवासी ही अपने देश को ढंग से चला सकता है। तो जो राजनीतिक अधिकार हम अपने देश के निवासी को ही प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनके प्राप्त होने पर किसी देश के नागरिक शासन संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाथ बटाते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, जैसे खुद खड़े हो गए तब तो प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। फिर संसद में मान लो एक आदमी है, वो चुनाव में खड़ा हो गया, उसको लोगों ने जिता दिया, वो प्रत्यक्ष रूप से संसद में बैठेगा, कानून बनाने में भाग लेगा और लागू करने में भी भाग लेगा। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना। दूसरे व्यक्ति हैं जो उसको मत देकर जिता रहे हैं, वो परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट वे में राजनीति में भाग ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस आदमी को जिताया है, वो आदमी अब उन लोगों के काम करेगा। तो या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आप राजनीति में भाग ले रहे हो, शासन संबंधी कार्यों में भाग ले रहे हो, वो आपके राजनीतिक अधिकार में आते हैं। ये राजनीतिक अधिकार या तो देश के संविधान द्वारा ही नागरिकों को दे दिए जाते हैं या शासन द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा। ये अधिकार विदेशियों, पागलों और दिवालियों को नहीं दिए जाते। प्रमुख अधिकार इसके अंदर कौन से आते हैं? पहला, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार लोकतंत्र की देन है। आजकल प्राय सभी देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र प्रणाली विद्यमान है। भाई हम हमारा नेता चुनकर भेजते हैं, खुद शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, यही प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र प्रणाली है। इसके अंतर्गत नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद या व्यवस्थापिका में भेजते हैं। मत देने के अधिकार से आशय है कि प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए इस अधिकार का सही प्रयोग आवश्यक है। यह अधिकार प्रदान करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आजकल अधिकांश देशों ने वयस्क मताधिकार पद्धति अपनाई है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के भेदभाव के बिना प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चुनाव में मत देने का अधिकार दिया जाता है। सिंपल सा है ये तो। दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार। ये भी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। भाई मताधिकार के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है निर्वाचित होने का। जब तक नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिल जाता तब तक वे शासन में भाग नहीं ले सकते, शासन के संचालन में। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है। अतः यह आवश्यक है कि नागरिकों को व्यवस्थापिका सभा का सदस्य बनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायतें होगी, नगर पालिका, निगम, जिला परिषद, विधानसभाएं, संसद आदि संस्थाओं के सदस्य नागरिक तभी हो सकते हैं जब उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार मिल जाता है। यानी निर्वाचित होने का अधिकार का मतलब चुनाव में खड़ा होने का अधिकार।
इस अधिकार की प्राप्ति में लिंग, जाति, संप्रदाय, धर्म, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने की सुविधा मिलनी चाहिए। किसी भी नागरिक को कोई भी भेदभाव के बिना सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी भेदभाव के कारण, जैसे कोई जाति का है, कोई विशेष धर्म का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने का समान अवसर मिलना चाहिए। यदि सरकारी पदों का द्वार कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही खुला रखा जाएगा तो योग्य व्यक्तियों को देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा और इससे असंतोष भी पैदा होगा। तो सीधा सा मतलब है कि कोई विशेष अर्हताएं पूरी करने के बाद में हर नागरिक है वो सार्वजनिक पद का हकदार है। जैसे वांट्स निकलती हैं, आप कहते हो जैसे फर्स्ट ग्रेड की वांट्स निकली, सेकंड ग्रेड की निकली, तो उसमें एक विशेष शैक्षणिक योग्यता होती है। उसके बाद कोई जाति, धर्म, लिंग, किसी का भी कोई भेदभाव नहीं होता। सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर होता है। एग्ज़ाम लगती है जिसमें जो पास होंगे वो पद प्राप्त करेंगे, उसमें कोई भेदभाव राज्य नहीं करता। अगला अधिकार है प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। इस अधिकार का मतलब क्या है कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा है या कष्ट है तो वे प्रार्थना पत्र द्वारा राज्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकते हैं। राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य है कि प्रार्थना पत्रों को ध्यानपूर्वक देखें और नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयास करें। अब इसकी आलोचना देखते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार उपयुक्त जो अधिकार हैं उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा के अधिकार हैं। समाजवादी समाज में नागरिकों को सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः काम पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी या वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार, न्यूनतम वेतन लेने का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार आदि शामिल है। स्टालिन के शब्दों में, एक बेकार व्यक्ति के लिए जो भूखा है और श्रम करने पर रोटी नहीं कमा सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या मायने रखती है। वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता वही है जहाँ शोषण ना हो, बेकारी ना हो, भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े, काम, रोटी या मकान छिन जाने का डर ना हो। तो ये थे विभिन्न अधिकार से रिलेटेड आपके सिद्धांत, उसकी परिभाषा, उसके वर्गीकरण। यहीं पर आपका अधिकार चैप्टर है वो ओवर होता है।